हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 11 का जो आपका मॉडल पेपर आया है। आपका जो मॉडल पेपर आया है फिजिक्स का, उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो इसमें आपका मॉडल पेपर में क्या देखेंगे कि एक सेट तो आया है। इसके अलावा हम लोग जब मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपका हम लोग चैप्टर वाइज भी कुछ वीडियो आपके लिए लाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में और भी आसानी होगी। जैसे यहाँ पे तो आपको 40 क्वेश्चन मिल गया, लेकिन और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी प्रकार का और सेट हम तैयार करके आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है एग्जाम का। तो आपका क्या है, सभी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं कटे जाएंगे। ठीक है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए टेंशन नहीं लेना है कि पूरा सिलेबस से ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो हमको दिक्कत होगा, नहीं। आपको बारीकी से सिर्फ बेसिक चीज़ को ध्यान रखिए, आपका सभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। द इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। देखिए, बहुत लोग बोलते हैं कि पहला चैप्टर जो होता है उससे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन दिया हुआ है ना, तो यही क्वेश्चन आपका दिया गया है। ये पहला ही चैप्टर जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, एनसीईआरटी में देखिएगा तो फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है उसी में आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस उसके चैप्टर्स को रीडिंग करके ही जाना है। ठीक है, तो इंडियन साइंटिस्ट हु वन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स, ये कौन है, होमी जे भाभा, यानी एच जे भाभा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपका सिस्टम ऑफ यूनिट कौन नहीं है, तो डेसिबल नहीं है। डेसिबल क्या है, ये यूनिट है, सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। डेसिबल क्या है, यूनिट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर सवाल में। आपका पूछा गया एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट का क्या क्या आपका वैल्यू होगा, यानी क्या क्या आपका यूनिट होगा एसआई सिस्टम में। तो याद रखिए, उसमें आपका मीटर होता है, किलोग्राम होता है, आपका सेकेंड होगा, एम्पियर होगा, ना कि कूलम होगा, एम्पियर होगा, केल्विन होगा, मोल होगा और कैंडेला होगा। याद रखिएगा, मोल होगा और कैंडेला होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद v1 एंड हाफ द स्पीड v2 देन इट्स एवरेज स्पीड। देखिए, जब भी आपका इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड, और वही डिस्टेंस वो ट्रेवल किया बाद में v2 स्पीड से, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए है आपको 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। तो क्या होगा इसमें, तो 5 का आप देखिएगा, तो which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये एवरेज वेलोसिटी, यानी कि एवरेज चीज ही हम बता सकते हैं ना कि इंस्टेंट वो क्या डायरेक्शन वो शो कर रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो उसका हमको पता चल जाएगा। आगे चलेंगे, मैक्सिमम रेंज क्या होगा, मैक्सिमम रेंज क्या होगा प्रोजेक्टाइल का। देखिए, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कब होता है, फॉर्मूला आपका होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब जब 45 डिग्री यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा ना, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 हो जाएगा तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो बच जाएगा क्या मेरा u स्क्वायर बाई जी, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे आपका u स्क्वायर बाई जी, यानी मैक्सिमम रेंज आपका मिलेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। A body travels along circumference of circle of radius r 2 meter
with a linear velocity of 6 मीटर पर सेकेंड देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछा गया है। देखिए लीनियर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या होता है आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई आर हो जाएगा लीनियर वेलोसिटी बाई रेडियस। तो आपका लीनियर वेलोसिटी 6 है, रेडियस 2 है, तो 3 मीटर पर सेकेंड। बस इसी तरीके से आपको बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आने वाला है कि आपको टेंशन लेना है, टेंशन फोर्स के इस समय नहीं। एक्सेलरेशन विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्या है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है कि वेक्टर है कि टेंसर है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए अगला है स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी वेक्टर क्वांटिटीज आर कंटेंट इन द इक्वेशन। देखिए ये चीज़ काट दीजिए, वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर होता है तो आपका ये स्केलर नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आपको देखिए स्केलर नहीं होगा। अब आपका देखिए इसमें इक्वेशन में आपका फोर्स आपका क्या है, फोर्स आपका क्या है, आपका फोर्स आपका क्या है, यूनिट है, क्या है, फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, फिर आपका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी और आपका फोर्स जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इट इज कॉमन टू गिव इट्स सडन जर्क इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। यानी कि जब भी हम क्लॉथ को साफ करते हैं, ठीक है, साफ करते हैं तो जैसे पानी उसमें से झाड़ना होता है तो क्या करते हैं, झटका देते हैं। तो वो किस लॉ से हम लोग कर रहे हैं, तो वो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से होगा, क्योंकि वो क्या होता है इनर्शिया पे बेस्ड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे, वाई बी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन ए गन आफ्टर फायरिंग ए बुलेट। यानी गन को हम लोग जो गन से जो बुलेट फायर करते हैं तो हमको रिक्वायल क्यों होता है, यानी झटका पीछे क्यों लगता है, तो वो उसका बताना है। बिकॉज द बुलेट हैज लीनियर मोमेंटम, लार्ज लीनियर मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है उसका इंक्रीज कर जाता है, बुलेट का वेलोसिटी क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, तो मोमेंटम भी उसका इंक्रीज कर जाएगा। तो वही मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हम लोग को पीछे वो झटका लगता है। ठीक है, चलिए आगे है बहुत ही आसान सा सवाल, वेट पूछा गया है 2 kg का। तो जब तक g का वैल्यू 10 नहीं लेने के लिए बोले तब तक 10 नहीं लेना है, तो 2 इंटू 9.8 यानी 19.6। ठीक है, तो चलिए आपके लिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। A passenger in a bus is thrown forward when bus is suddenly stopped. This is explained by Newton first law, second law या थर्ड लॉ या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए यहाँ भी आपका क्या है इनर्शिया पे बेस्ड होता है। जब हम बस में हमको अचानक से ब्रेक लगता है तो क्या लगता है, झटका लगता है, तो वही आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, चलिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन ए कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ या बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो आपका देखिए यहाँ पे कॉलिजन में क्या होता है कि एक्शन रिएक्शन का चीज़ है, टकराएगा उसके बाद रिएक्शन भी होगा, तो सेकेंड लॉ भी होगा। सेकेंड लॉ में आपको फोर्स यहाँ पे लगेगा, मोमेंटम का चीज़ वहाँ पढ़ना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग कहाँ पे पढ़े हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ में पढ़े हैं। और थर्ड लॉ इसीलिए इसमें लागू हो रहा है क्योंकि कॉलिजन में क्या है कि आपका एक दूसरे पे वो फोर्स लगाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका 15 नंबर में है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस पे रखा गया है, फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कुछ नहीं होता है, आपका जो रहता है मान लीजिए ये है नॉर्मल फोर्स रहता है। नॉर्मल किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। तो किसके प्रोपोर्शनल हुआ, मास के, तो मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए
अब हम लोग 15 के बाद 16 नंबर, इन एनी काइंड ऑफ कॉलिजन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, या बोथ ए और बी, या नाइदर ए और बी। तो आपका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्यों कंजर्व रहेगा? लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से ही कॉलिजन बनता है, याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है, और टकराने के बाद कुछ हो सकता है कि रुक जाता है, कोई आगे चला जाता है, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, लेकिन आपका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो मास, यानी फॉर्मूला क्या आप पढ़े, mgh पढ़े, अब g का ही तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे ना, g ही ना लिखेंगे, तो g क्या दिख रहा है आपको, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखिए नाम हम लोग पढ़े हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस उसी को थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के बीच में हमको कौन सा कर्व मिलेगा, यानी कौन सा हमको क्या मिलेगा, कौन सा चीज़ हमको, कौन सा क्वांटिटी हमको मिलेगा। तो उसमें हम लोग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, तो क्या मिलता है, वर्क मिलता है ना, तो वर्क टन। ठीक है, बस बेसिक सा ही तो सवाल पूछेगा, आपको कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आप बनाइए। आप अभी तक मान लीजिए आप कोई चैप्टर को रिवीजन नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बेसिक फार्मूला सब पढ़ते जाइए, ग्राफ छोटा छोटा रहेगा उसको पढ़ लिए, सब हो जाएगा आपका। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ, टॉर्क क्या है, टॉर्क किसके एनालॉग है, तो टॉर्क आपका फोर्स के एनालॉग है, क्योंकि फोर्स लगेगा तो ही टॉर्क लगेगा, तो फोर्स और टॉर्क रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे है विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपका याद रखिए टॉर्क बराबर फॉर्मूला I इंटू अल्फा होता है। ठीक है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो टॉर्क आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बस आपको ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे। 20 के बाद 21 नंबर में देखेंगे अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस, मान लीजिए ये एक्सिस है, देखिए समझ लीजिए ये एक एक्सिस है, इसके अराउंड ये घूम रहा है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, सेंटर से पास कर रहा है। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स, जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो किधर डायरेक्शन करेगा। ठीक है, किधर डायरेक्शन करेगा, तो हमेशा याद रखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही आपका क्या मिलेगा, आपको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलिए अगला है आपका 22 नंबर, स्केप स्पीड ऑफ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लांट, सॉरी यहाँ प्लांट लिखा है लेकिन प्लैनेट होगा। ठीक है, प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर 2GR लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं ना, तो 2GR, R रेडियस, G आपका ग्रेविटी हो गया, मास ऑफ द प्लैनेट हो सकता है क्योंकि G का वैल्यू मास पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द बॉडी पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसको नहीं देना चाहिए था क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो सकता है, मास ऑफ द बॉडी ही ऑप्शन आपका सही होगा, मास ऑफ द प्लैनेट नहीं होगा, मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्लैनेट पे। ठीक है, चलिए 22 के बाद 23 नंबर में देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल और इक्वल बोथ पोल एंड इक्वेटर। ठीक है, अब देखिए इसको समझिए, आपका इसको समझना क्या है, देखिए मैक्सिमम कहाँ होगा, अब देखिए ये आपका मान लीजिए अर्थ है, ये आपका पोल का पोजीशन है, ये आपका इक्वेटर का पोजीशन है। ठीक है, अब यहाँ आपका सेंटर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वो सेंटर की ओर खींचता है। अब जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा ना, उतना ज़्यादा खींचने का कोशिश करेगा। अब मैक्सिमम एट इक्वेटर होगा कि पोल पे होगा, आप खुद आप बताइए, तो जितना दूर रहेगा तो उतना ज़्यादा खींचेगा, तो उतना ज़्यादा खींचेगा तो मैक्सिमम एट पोल होगा, बस यही याद रखना है। मैक्सिमम एट इक्वेटर नहीं होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका मैक्सिमम एट पोल दिया हुआ है तो हम लोग मैक्सिमम पे टिक किए। ठीक है, तो पोल पे आपका मैक्सिमम होगा। आगे है आपका इसके वेलोसिटी, सीधा बात,
कि आपका मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो m का पावर 0। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल दिया गया है, उसको सिर्फ क्या किया, चेंज करके पूछा गया और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे रूट अंडर जी आ रहा है, अब m का पावर हम 0 रखते हैं तो इसका वैल्यू तो 1 ना हो जाएगा, ठीक है। चलो, हाइड्रोलिक ब्रेक ऑन द बेसिस ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पे काम करता है, तो आपका पास्कल लॉ पे काम करता है, ठीक है। हाइड्रोलिक ब्रेक देख लीजिए इस प्रकार का रहेगा आपका ये रहा, इधर एरिया कम रहेगा, इधर ज़्यादा रहेगा। जैसे प्रेशर इधर दीजिएगा इधर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा। तो ऐसे करके ये काम करता है पास्कल लॉ पर, ठीक है। 25 का आंसर हो गया आपका पास्कल लॉ। आगे आपका बॉडी इज फॉलिंग, देखिए कोई भी न्यूमेरिकल बहुत बड़ा नहीं दिया गया, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया गया है। तो जितना भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं सारा का प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए, आपका वो कैसे डिपेंड, कैसे चेंज होता है उसको पढ़ लीजिए, फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, आपका बन जाएगा, ठीक है। A body is falling freely in viscous liquid. Finally, it falls with a constant velocity, falls with decreasing velocity या falls with increasing velocity या comes to rate in the liquid. तो देखिए ये याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, falls with a constant velocity, यानी कि आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से वो क्या करेगा, गिरेगा। जैसे मान लीजिए विस्कस लिक्विड है आपका, यहाँ से हम कोई चीज़ को छोड़ें, ठीक है, ये विस्कस लिक्विड है। चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये आपका विस्कस लिक्विड है, यहाँ कोई भी चीज़ को आप छोड़िएगा ना तो यहाँ से आपका जो आएगा वो कांस्टेंट स्पीड से आएगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर में चलेंगे। द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, अब विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, विस्कस फोर्स लिखिएगा तो इस प्रकार से, ईटा ए dv/dx, ये आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ये वाला चीज़। देखिए नेचर ऑफ द लिक्विड, ईटा आपका विस्कोसिटी, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग 28 नंबर में चलेंगे। द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन्स स्ट्रीम लाइन एंड अबव इट्स बिकम्स टर्बुलेंट। देखिए स्ट्रीम लाइन का मतलब है आपका, स्ट्रीम लाइन का फ्लो मतलब का आपका पानी ऐसे मूव कर रहा है नॉर्मली, टर्बुलेंट मतलब बाढ़ का पानी, समझ गए। और जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि इसके बाद वेलोसिटी चेंज होने के बाद टर्बुलेंट फ्लो हो जाए तो वो उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, यानी कंडीशन क्या है, क्रिटिकल हो जाता है, ठीक है। चलिए 29 नंबर, स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम। स्टील वायर में 2 kg वेट है, रेडियस उसको डबल कर दिए देन इट्स एक्सटेंशन क्या हो जाएगा वो बताना है आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ जो फॉर्मूला है, स्टील वायर बोला गया है तो इसका यंग्स मॉडुलस तो चेंज होने वाला नहीं है। तो फॉर्मूला आप हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, F/A इंटू डेल्टा एल, सॉरी ये नहीं होगा आपका हो जाएगा L बाई डेल्टा एल। ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। एक बार देखिए, एक बार रेडियस डबल तो एक बार नॉर्मल रखेंगे और जब दोबारा रखेंगे तो हम फिर निकालेंगे, ठीक है। यंग्स मॉडुलस से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला आपका देख लीजिए, अगला आपका क्या है 29 के बाद, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, याद रखिएगा 1/4 हो जाएगा। आंसर बता दे रहे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे 29 के बाद चलेंगे 30वां नंबर, बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी, लैम्प ऑफ चारकोल, मेटल कोटेड विद ब्लैक डाई, ग्लास सरफेस कोटेड विद कोल्टर, या हॉलो इनक्लोजर ब्लैक एंड साइड हैविंग ए स्मॉल होल। तो यहाँ पे देखिए लैम्प, चारकोल, ये सबसे कोई मतलब नहीं है आइडियल ब्लैक बॉडी। ऐसा ब्लैक बॉडी होना चाहिए, ब्लैक बॉडी की वो उसका रिफ्लेक्शन यानी एब्जॉर्प्शन पावर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें आपका हॉलो इनक्लोजर, ठीक है, क्या हो जाएगा, हॉलो इनक्लोजर ब्लैक एंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल, ठीक है। चलिए एब्जॉर्प्शन पावर ज़्यादा होना चाहिए।
यहाँ आपका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस। याद रखिए ये डायरेक्ट आंसर आपका है 3/2 RT। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हूबहू आपको बुक में भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप बुक को पढ़िए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 32वां नंबर सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो थर्मोडाइनेमिक में याद रखिए वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर यही कैरेक्टर में रहता है, वर्क नहीं होता, वर्क उसका कैरेक्टर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर में चलेंगे। हीट कैन नॉट बाई इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज ए स्टेटमेंट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। ये किसके रिलेटेड है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ये रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्या है? वो तो सिंपली आपको बताता है कि जितना आप हीट दीजिएगा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, कुछ काम करेगा, यही आपका काम करेगा, कुछ हो गया। तो यही चीज़ है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि हीट जो है खुद ब खुद फ्लो नहीं करता है, itself cannot be itself flow from body at lower temperature to body higher temperature स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिया गया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलेंगे 34 नंबर में। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, इसे सॉल्व हो जाएगा आपका 1 - T सिंक बाई T सोर्स, इसको रखिएगा और आपका ईटा यानी फ्रीक्वेंसी बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1 - T सिंक बाय T सोर्स, ठीक है। ये आपका इफिशियंसी यहाँ से निकल जाएगा, इफिशियंसी आपका दोबारा क्या हो रहा है डबल हो जा रहा है, बनाइएगा तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो पे मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है? बंद हो जाता है। वाटर फ्रीज नहीं होता, वाटर फ्रीज जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं है आपका, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो जो होता है ना, एब्सोल्यूट जीरो वो -273 होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मोशन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इन ए गैस साउंड वेव, साउंड वेव कौन सा वेव है? लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है, या दोनों है? तो आपका जो साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, जो आपका कंप्रेशन जोन फिर रेयरफेक्शन जोन इस प्रकार से बनता है, ठीक है। चलिए, इफ वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेकेंड में लेंगे, 1 सेकेंड का होता है, तो 20/2.5 रख दीजिए, इसको ऊपर कर दीजिए, 25 8 208 हर्ट्ज आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ भी वही चीज़, पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है 78 टाइम्स 1 मिनट में, तो 78/60 1.3 हर्ट्ज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसेंशियल फॉर SHM, SHM के लिए कौन सा चीज़ आपका नहीं है? तो रीस्टोरिंग फोर्स जरूरी है, इनर्शिया जरूरी है, मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे आपका ग्रेविटी का कोई उतना काम नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपका है रीस्टोरिंग फोर्स, ये फॉर्मूला याद रखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है, और जब स्प्रिंग रखेंगे तो F = kx होगा, k आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देखिए यहाँ हमने 40 का 40 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज भी देखेंगे, और बहुत जल्द आपका केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन अपलोड हो जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। जैसे हमने फिजिक्स को सॉल्व किया उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री को भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपका चैप्टर वाइज भी आपको मिलेगा, और मैथ का भी सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए कहीं घबराने का जरूरत नहीं है। अभी आपके पास समय है, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को धड़ाधड़ शेयर करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।